बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज सारी खबरें हैं और जस्टिस मंसूर के फ़ैसले के हवाले से जैसे कहा जा रहा था कि एक सख्त फ़ैसला देंगे। उन्होंने तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार तो नहीं दिया अपने फ़ैसले में, लेकिन लिखा ज़रूर कि हम बदमज़गी नहीं चाहते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी और जमाल मंदोखेल जो हैं और कमेटी के बाकी लोग तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। व्यूअर्स, अदालत के अंदर जो समाअत हुई और जो रिमार्क्स दिए गए इंतहाई अहम हैं और मैंने आपको कल भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कैसे चलेगी और सुप्रीम कोर्ट को आने वाले दिनों में किस किस्म की मुश्किलात का सामना हो सकता है। और पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर तो कब्जा हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या कब्जा मुकम्मल होगा? और वहां से भी खबर है कुछ नए जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाने की तैयारी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जी एक बड़ी जंग इस वक्त हमें नजर आ रही है और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार और जो नजर अब्बास थे उनके खिलाफ तौहीन अदालत केस पे फैसला जो महफूज किया, ये सुनाया। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जी फैसला पढ़कर सुनाया जिसमें कहा गया कि एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने जानबूझकर तौहीन अदालत नहीं की। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और जजेस आईनी कमेटी ने जुडिशियल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। एक कमेटी ने अदालती हुक्म नजरअंदाज करके केस वापस लिया, दूसरी कमेटी ने भी अदालती अहकामात के खिलाफ जाकर केस अपने पास लगाया। दोनों जजेस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा जाता है। और अब ये देखना ही होगा कि याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो इस केस के ऊपर तौहीन अदालत की फर्दर कार्रवाई करते हैं या नहीं करते। चीफ इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दें और अदालत ने कमेटीज के इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले ही हफ्ते फरवरी में ओरिजिनल केस रखा जाए। उन्होंने ये भी लिखा कि हम कमेटी मेंबरान जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को गैर कानूनी काम करने पर तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी कर सकते हैं, लेकिन अदालती वक़ार और आहंगी को बरकरार रखने के लिए ऐसा नहीं किया जा रहा। इसलिए इन कमेटी मेंबरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई के लिए मामला फुल कोर्ट के सामने रखने की सिफारिश करते हैं। देखें जी, अब ये जंग शुरू हो गई और देखना ही होगा कि दोनों तरफ से जजेस किस तरह से अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का दिफा करते हैं। और कहा गया कि हम नहीं कर रहे, लेकिन याह्या अफरीदी आप करें। अब देखना ही होगा कि याह्या अफरीदी किसके साथ खड़े होते हैं। आइन के साथ खड़े होंगे, अपने आकाओं के साथ खड़े होंगे, या फिर पाकिस्तान में उस कबीले के साथ खड़े होंगे जिन्होंने 26वीं आइनी तरमीम को करवाकर इन्हें कुर्सी पर बिठाया। फैसले में यह भी कहा गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पास इख्तियार नहीं है जुडिशियल ऑर्डर के बाद केस वापस ले और इंतजामी सतह पर जुडिशियल अहकामात को तब्दील नहीं किया जा सकता। ऐसा ही है ना कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने फैसला दिया और इंतजामी अमूर देखने वाले जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम जुडिशियल ऑर्डर को नहीं मानते, लिहाजा हम अपना ऑर्डर जो इंतजामी ऑर्डर है इस पर मुसल्लत करेंगे। अब ये जो दूसरा केस है जी सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास की तौहीन अदालत जो शोकाज नोटिस के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपील वाला मामला था, इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में जी 6 रुकनी रेगुलर बेंच ने इसकी समाअत की है। और यहां पर जमाल मंदोखेल साहब फिर कुछ बातें उन्होंने कही। सुप्रीम कोर्ट ने जी एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल नजर अब्बास की तौहीन अदालत के खिलाफ जो अपील थी वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी और अदालत ने करार दिया कि बेंच की अक्सरियत इंट्रा कोर्ट अपील निपटाने की वजूहात देगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 2 रुकनी बेंच के फैसले पर इजहार नाराजगी करते हुए रिमार्क्स दिए कि जिस अंदाज में तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया, अब मैं कमेटी इजलास में नहीं जाऊंगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह भी कहा कि इस कमेटी में चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। क्या एक तौहीन अदालत के मुल्जिम को फुल कोर्ट बनाने के लिए मामला भेजा गया? अब मसला ये ना कि उन्होंने तो कह दिया कि ये तौहीन अदालत जजेस कर रहे हैं, हमने एक ऑर्डर जारी किया और याह्या अफरीदी एक तरह से बस फंस चुके हैं। जमाल मंदोखेल भी ये कह रहे हैं कि आपने तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो चीफ जस्टिस को भेजा, तो क्या आप वो फुल कोर्ट इस पे बनाएंगे? ये तो नहीं हो सकता कि जिसने गलती की वही कहे कि ठीक है यार फैसला करो कि मैंने गलती की या नहीं की। तो एक तरह से याह्या अफरीदी अदालती महाज के ऊपर बहुत ज़्यादा एक कॉन्ट्रोवर्शियल शख्सियत तो पहले ही थे, लेकिन अब इस फैसले से जो जस्टिस मंसूर ने पढ़कर सुनाया उन्हें मजीद कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया है। अब ये जो सवाल पूछ रहे हैं कि एक तौहीन अदालत का जज जो मुर्तकिब हुआ, क्या उससे ये मामला भेजा जा सकता था?
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह भी इस्तफसार किया कि क्या फुल कोर्ट में तौहीन अदालत के मुल्ज़मान भी बैठेंगे? जब फुल कोर्ट बनेगा तो क्या मुबैना तौहीन करने वाले 4 जजेस भी शामिल होंगे? अब मसला यहां पर यह है कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह सवाल तो उठा दिया कि जिन पर तौहीन अदालत मुर्तकिब होने का इल्जाम है वो बैठेंगे, तो सरकार यही मामला 26वीं आईनी तरमीम के अंदर भी है कि आईनी बेंच क्या ऐसी कोई समाअत कर सकता है जिनके ऊपर इल्जाम है, जो बेनिफिशियरी हैं, और आपने अपने ऊपर इल्जाम आया तो कहा कि हम तो नहीं बैठेंगे। फुल कोर्ट कैसे बना रहे हो? क्योंकि मामला फुल कोर्ट की तरफ भेजा गया तो आपने एक इंतकामन ये बात अपने रिमार्क्स के अंदर करते हुए नजर आए। तो यही सवाल वहां पर भी लागू होता है कि जिनके कुर्सी के ऊपर इतराजात थे और जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं और 26वीं आईनी तरमीम के मेन बेनिफिशियरी हैं, क्या वो आईनी बेंच उस दरखास्त को सुन सकता है या नहीं सुन सकता? तौहीन करने वाले 4 जजेस भी शामिल होंगे, ये सवाल उन्होंने उठाया। फिर वो ये भी कहते हैं कि हमें नोटिस दे देते, हम 4 जजेस उनकी अदालत में पेश हो जाते। जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने इस्तफसार किया कि अदालत ने फैसले के जरिए अपना माइंड जाहिर कर दिया, तो उसी वक्त तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू क्यों ना की गई? जस्टिस मंदोखेल ने साथी जजेस की राय से इत्तफाक करते हुए कहा कि हाँ, बुला लेते हैं, हम पेश हो जाते, अटॉर्नी जनरल को बुलाते, कहाँ हैं वो? और फिर उन्होंने ये सवाल जो है वहां पर अदालत के अंदर किया। जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने यह भी कहा कि जो भी हुआ हमारी बदकिस्मती है, अगर ये बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो मैं बेंच से अलग हो जाऊंगा। हमारे सामने इस वक्त कोई केस मौजूद ही नहीं, हमारे सामने जो अपील थी वो गैर मौसर हो चुकी, अगर बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है। जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के मामले पर स्टैंड लेती तो आज ये मसाइल ना होते, वो खत आज भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। इसके बाद ये एडिशनल रजिस्ट्रार साहब ने केस वापस लिया और दरखास्त को निपटा दिया गया। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर, अब काजी साहब तो चले गए, उन्होंने फैसला नहीं किया 6 जजेस के खत के ऊपर और वो अपने घर चले गए। अब वो कहाँ पर है? ऑब्वियसली अपनी रिटायरमेंट को एंजॉय कर रहे हैं और बेनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। जब भी वो पाकिस्तान की आवाम को नजर आते हैं तो आवाम उनके ऊपर गुस्सा तो जरूर निकालती है, लेकिन इससे ज्यादा अब उनकी रेलेवेंस पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर नहीं है। एक सहूलतकार थे, सहूलत निज़ाम की और पाकिस्तान की अदालती निज़ाम को इस नहज पर पहुंचा दिया कि जज तौहीन अदालत का नोटिस करें और दूसरी तरफ से चीफ जस्टिस, जिसे अब कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए, वो खुद उठ जाएं और कहें कि जनाब ये गलती हुई और हमने आइन और कानून को पसे पुश डालकर एक फैसला दिया, लिहाजा मैं इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हूं। क्या जस्टिस याहिया अफरीदी या वो जजेस ऐसा करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। अपने आप को इन बेंचेस से तो अलग करेंगे, लेकिन जब मामला उनकी जात पर आएगा इसका फैसला नहीं करेंगे। अब ये जो केस नंबर 3 है जी, ये भी मैं आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में बेंच जो है जी वो टूट गया और जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच से वापस लिया गया। कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस जब आईनी बेंच में समाअत के लिए पुकारा गया तो जस्टिस आयशा मलिक ने बेंच पर बैठने से इनकार कर दिया और बेंच जी इस तरह से टूट गया। जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स जो थे उन्होंने दिए, वो ये कहती हैं कि मैं कस्टम एक्ट से मुतल्लिक केस आईनी बेंच में नहीं सुन सकती और इसकी वजूहात अलग से तहरीर करूंगी। और इन्हें मालूम था कि जस्टिस आयशा मलिक यहाँ पर मौजूद हैं और वो केस नहीं सुन सकती, लेकिन उन्होंने जानबूझकर लगाया और वो एक और अपनी मर्जी का जज यहाँ पर लाना चाहते थे। जस्टिस आयशा मलिक ने यह भी सवाल किया कि आईनी नुक्ता क्या है। वकील अकरम शेख ने इसका जवाब दिया कि कोई ऐसा आईनी नुक्ता नहीं जिसमें आईनी बेंच को सुनना पड़े। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि मुकदमात कौन मुकर्रर करता है, कौन इस चीज को तय करता है कि कौन सा मुकदमा कहां जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर इस पर अपने रिमार्क्स देते हुए कहते हैं कि ये रजिस्ट्रार ऑफिस तय करता है कि कौन सा मुकदमा कहां लगेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह भी कहा कि ऐसे तो नहीं होता कि यह मुकदमा उड़कर रेगुलर बेंच में जाए और उड़कर आईनी बेंच में आए। ये वो केस था कि जिसको 26वीं आईनी तरमीम से जोड़कर जस्टिस मंसूर के बेंच से छीनकर आईनी बेंच के सामने आज लगाया गया था। आईनी तरमीम का मरकजी केस नोटिस जारी करके 2 हफ्ते के लिए इसे मुलतवी किया गया है, मगर कस्टम रेगुलेटरी केस को कल ही लगाया गया, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने आज इसी केस को वापस अपने बेंच पे लगाने का अदालती हुक्म भी जो है वो दे दिया। और फिर दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस आयशा के इनकार के बायस बेंच टूटने के बाद अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच से इसी केस को इसी हफ्ते के आखिर तक लगाने की इस्तदा की, जबकि शाह से ज्यादा शाह के वफादार आपको नजर आएंगे कि आईनी बेंच ने ये केस जो है वो कल ही लगा दिया है। तो निज़ाम के अंदर जब तक ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं, सॉरी टू से मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, आपका निज़ाम आगे बढ़ नहीं सकता। और उस मजीद ये हुआ कि बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने जस्टिस अमीनुद्दीन से कहा कि कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस को 26वीं आईनी तरमीम से जोड़कर
जस्टिस मंसूर के बेंच से केस वापस लिया गया और अब इसको 3 हफ्ते बाद 26वीं आईनी तरमीम के साथ सुनने की बजाय कल ही क्यों लगाया जा रहा है। तमाम जस्टिस अमीनुद्दीन ने जी उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी। अब ये जो चौथा केस है ये भी मैं आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच ने इसकी समाअत की और हामिद खान और फैसल सदीकी रोस्टम पर आए और उन्होंने जो दरखास्त की, यानी दरखास्त गुजारों ने आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा कर दी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए, ये उनका सवाल था, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने, चूंकि उन्हें ताज़ा जो है वो ठेस पहुंची है, उनके मामले को भी फुल कोर्ट के सामने रखने की बात की गई, तो उन्होंने ये एक सवाल किया जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कि अभी आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में जजेस नामजदगी जुडिशल कमीशन करता है। जुडिशल कमीशन ने जिन जजेस को आईनी बेंच के लिए नामजद किया वो सब बेंच का हिस्सा हैं। जजेस नामजदगी जुडिशल कमीशन, केसेस की फिक्सेशन और 3 रुकनी कमेटी करती है। कमेटी सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान, कमेटी में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और ये लोग शामिल हैं, यानी फुल कोर्ट इन्होंने बनाना है। अगर फुल कोर्ट बन गया तो फिर आप एतराज़ उठा देंगे इस बेंच से आईनी बेंच के जजेस को अलग किया जाए। देखें, ये सवाल इंतहाई अहम है कि अगर 26वीं आईनी तरमीम को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने सुनना है तो इस बेंच यानी आईनी बेंच के सरबराह या आईनी बेंच में शामिल जजेस इस कमेटी जो भी फैसला दे इस बेंच के अंदर नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनके खिलाफ ये दरखास्त है जो बेनिफिशरी, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही सवाल जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी उठाया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वकला से मुकालमा करते हुए कहा कि फुल कोर्ट मामले पर आप खुद कंफ्यूज हैं, आप इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझें। वकला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद तमाम जजेस पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह भी कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा। अब वो ये कह रहे हैं कि चूंकि आईनी मामला है तो आईनी बेंच के अंदर जितने भी जजेस हैं वो सारे बैठकर इस बात का फैसला करेंगे कि उनके पास इस्तेकाक है या नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो सादा जजेस हैं वो फुल कोर्ट का हिस्सा नहीं हो सकते। फुल कोर्ट सादा केसेस के अंदर जजेस और हैं और आईनी बेंच के अंदर फुल कोर्ट जो जजेस हैं जितनी भी उनकी तादाद है सिर्फ उस पर मुश्तमिल होगा। मुस्तफा नवाज खोकर साहब जो हैं उन्होंने इस हवाले से कहा कि आइन में 26वीं तरमीम की पैदावार आईनी बेंच तरमीम के खिलाफ केस नहीं सुन सकता। 2 सुप्रीम कोर्ट की वजह से इंसाफ का अमल मुतासिर हुआ। हमारा मुतालबा है कि फुल कोर्ट बेंच ये केस सुने। 26वीं आईनी तरमीम केस में जस्टिस आयशा मलिक ने एक इंतहाई अहम नुकता उठाया और वो ये कहती हैं कि तरमीम के वक्त हाउस मुकम्मल ही नहीं था, मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। आपको पता है ना कि मखसूस नशिस्तें दी नहीं गई और फिर दूसरी तरफ जो खैबर पख्तूनख्वा वहाँ पर भी सेनेट के जो मेंबरान हैं वो पूरे नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर जी नोटिस जारी कर दिया और फुल कोर्ट की तश्कील पर भी नोटिस जारी किया गया और केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने पर भी फरीकैन को नोटिस जारी करके समाअत 3 हफ्ते के लिए इसे मुलतवी कर दिया गया है। जब अब मामला आपकी अपनी ज़ात का होगा ना तो ये 3 हफ्ते 3 साल भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने इस निज़ाम को, जिस निज़ाम को लाया गया और आपको बैठाया गया, आपने इसे चलाना है। अब सवाल ये है कि आईनी बेंच क्यों केस नहीं सुन सकता। तरमीम को कलअदम करने का फैसला ये बेंच इसलिए नहीं कर सकता कि इससे बेंच की तख्लीक ही गैर आईनी हो जाएगी। जब इसकी तख्लीक गैर आईनी करार दी जाएगी तो सवाल होगा कि गैर आईनी बेंच का फैसला कैसे आईनी फैसला वो दे सकता है, यानी अपने खिलाफ कैसे फैसला देगा, और अपनी तख्लीक ही वो गैर आईनी करार दे दे तो उसका फैसला भी फिर गैर आईनी होगा। आइन का ऐन तकाजा यही है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और ये मामला फुल कोर्ट सुने और वो फैसला करे कि क्या 26वीं आईनी तरमीम दुरुस्त थी या गलत थी। और यहाँ पर एक छोटी सी ना सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में कुछ जजेस पर मुश्तमिल पाकिस्तान में ताकतवरों ने अपनी एक चौकी बना दी है और उस चौकी से बैठकर इस निज़ाम को कंट्रोल किया जा रहा है। इससे ज़्यादा इस आईनी बेंच की कोई हैसियत नहीं है। अब मामला ये है कि जनाब आप केस सुन सकते हैं, आप नहीं सुन सकते, ये आईनी जज है, ये गैर आईनी जज है, और ये बहस अब आपको सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में होती हुई नजर आएगी। और यही अफरीदी साहब जो चाहें तो पूरे मामले को ठीक कर सकते हैं, पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े हो सकते हैं, पाकिस्तान में अपनी बरादरी के साथ खड़े हो सकते हैं, अपना नाम जो है वो सुनहरी हरूफ में लिखवा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि बड़े साहब से मिलने के बाद जो उन्हें टास्क दिया गया था बखूबी उस टास्क को निभाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट भरने की तैयारी जी हो रही है। जुडिशल कमीशन का इजलास 11 फरवरी को तलब कर लिया गया है और इजलास में सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस लाने के लिए हाई कोर्ट के जजेस के नाम पर गौर होगा
और हाई कोर्ट्स के पहले 5 सीनियर जजेस से तैनाती की जाएगी। और अब आप देख लें कि किन लोगों को यहाँ पर लाया जाएगा। वही लोग आएंगे ना जो इनकी मर्जी के होंगे। और इतलात व्यूअर्स ये भी हैं कि हाई कोर्ट से जस्टिस अली बाकर नचवी हैं, जस्टिस सदाकत अली खान को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया जाएगा। और इस दिलचस्प बात ये थी कि लाहौर हाई कोर्ट में ये सीनियर जजेस थे, लेकिन उनकी जगह जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर कर दिया जाता है, उसी तरह जैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ। और अब इन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ले जाया जा रहा है। और क्या होगा जी कि कहा यह जाएगा कि इनकी कारकर्दगी अच्छी है, इसीलिए इन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। तो हाई कोर्ट के अंदर नजरिया ज़रूरत के तहत एक खातून को चीफ जस्टिस लगाया गया। और अब जब आप कमीशन के अंदर ये तमाम सवालात उठाएंगे तो किस चीज़ को नज़र में रखा जाएगा कि इनकी कारकर्दगी कैसी है, कैसे फैसले इन्होंने दिए, और उस बुनियाद पर इन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज जो है वो बनाया जाएगा। मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि इधर केस की समात और इत्तफाक की बात ये है कि जिस जज के सामने इसे लगाया गया वो थे जी आज़म खान साहब, और शुएब शाहीन साहब ने इसके ऊपर इतराज़ उठाया और इमरान खान के वकील हैं, तो उन्होंने नया बेंच तश्कील देने के लिए ये मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब को वापस भेज दिया है। और देखना ही होगा कि वो अब ये केस किसके सामने लगाते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये जी कि इस केस को ऐन मुमकिन है कि इनाम मिनहाज साहब के सामने लगा दिया जाए, और जिस तरह वो तोशाखाना 2 का केस सुन रहे हैं, और ऐन मुमकिन है कि सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ये सिर्फ एक ड्रामा रचाया गया हो कि जनाब आपने हमारे ऊपर इतराज़ किया, ठीक है, हम केस दोबारा चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं। और व्यूअर्स, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो खबर आ रही है, जो 1-2 सहाफ़ियों से मेरी वहाँ पर बात हुई, वो ये बताते हैं कि इस मामले को ऐन मुमकिन है कि इनाम मिनहास के पास जो है वो लगाया जाएगा, ताकि एक भरम रखा जाए, एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट की जाए कि देखें जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सब कुछ गलत नहीं हो रहा, कुछ अच्छा भी हो रहा है। इतराज़ लगाया, हमने केस वापस आमिर फ़ारूक साहब को भेज दिया, और फिर उन्होंने एक दूसरे जज के सामने इस केस को लगा दिया। तो बताया ये भी जाता है कि खान साहब के जितने भी केसेस होंगे, इन 2 जजेस के अलावा किसी तीसरे जज के सामने इसे नहीं लगाया जाएगा, या फिर ऐन मुमकिन है कि जिस केस में उन्हें लगे कि नुकसान ज़्यादा नहीं होगा तो वो केस जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के सामने लगा दिया जाए। एक और ख़बर व्यूअर्स मैं आपको बता दूं कि जो इमरान खान की अपने बेटों से गुफ्तगू वाला मामला था, इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फ़ारूक साहब ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल गफूर अंजुम को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है, और ज़ाती मॉलेज का भी मामला है, पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें बहाल करने की दरख्वास्त भी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पता ये चला कि जेल के अंदर 1-on-1 मुलाकात हो रही है इमरान खान की अली मीन गंडापुर से। तो कोई ये सवाल इन लोगों से करे कि ये मुलाकात किस कायदे और कानून के तहत हो रही है और क्यों मुलाकात करवाई जा रही है। और जब सवाल आता है पार्टी के दीगर लोगों की मुलाकातों का और इत्तेहादियों की मुलाकातों का, तो उस वक्त कहा जाता है कि जनाब इजाज़त नहीं है। जब बच्चों से टेलीफोन पर बात करवाने की बारी आती है, उस वक्त भी कहा जाता है कि जनाब व्हाट्सएप जेल मैनुअल के अंदर ऐसा कोई लफ्ज़ है ही नहीं कि हम इमरान खान की व्हाट्सएप के ऊपर मुलाकात बच्चों से जो है बात करवा सकें। तो ये सिर्फ निज़ाम को वही चला रहे हैं जिनके पास अली मीन गंडापुर जाकर इमरान खान का पैगाम और वहाँ से पैगाम लेकर आते रहे, ऑफर्स करवाते रहे कि अगर आप ऐसा कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अलीमा खान ने जो बातें कही थी ना अली मीन गंडापुर के हवाले से, और फिर बुशरा बीबी भी जो कहती रही, एक एक बातें सच साबित हो रही हैं कि ऑफ़र कौन लेकर आया, आगे से जवाब जो है वो क्या आता था कि जनाब वो मेरे लिए बाइसे इज़्ज़त हैं, एहतराम की जगहें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैंने कोई ऑफ़र नहीं करवाई। लेकिन आज आप देख लें कि अली मीन गंडापुर की मुलाकात होती है, लेकिन इमरान खान को जो ज़ाती नॉलेज है उस तक एक्सेस नहीं दिया गया। इमरान खान सिर्फ ये सवाल कर रहे हैं कि मेरी बच्चों से मुलाकात करवा दी जाए, इसके ऊपर भी मुलाकात नहीं होती। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दूं कि अल-कादिर ट्रस्ट केस के अंदर सज़ा के खिलाफ अपीलें दायर हो गई हैं जी, और मौक़िफ़ इख्तियार ये किया गया है कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सज़ा जो है वो सुनाई गई, एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देकर उन्हें बरी किया जाए। अब एक सहाफ़ी हैं जी और फ़खर दुरानी, उनकी तरफ से कुछ ये खबर क्लेम किया गया, और वो ये कहते हैं कि रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर के दस्तखत शुदा मुआहदा राजदारी डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी को देखें तो इसमें हुकूमत की बरह रास्त मदद की निशानदही होती है। मामले मुआहदे में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के अकाउंट का जिक्र है, और मुआहदे में इस बात को यकीनी बनाया गया कि ये मुआहदा उस वक्त तक खुफिया रहेगा जब तक कानूनन इसे
जाहिर करने की ज़रूरत ना पेश आए। इसके तनाजुर में मलिक रियाज के साथ हुकूमत के ताउन पर संगीन सवालात उठते हैं। जिस वक्त इस केस का तस्फिया हो रहा था उस वक्त मलिक रियाज और NCA के दरमियान फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ। इस मुआहदे के मौके पर डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी भी हुई, जिसमें तस्फिये की शराइत का खाका, जब्त शुदा रकम की वतन वापसी और गैर मनकूला जायदाद की फ़रोख्त के मुतालिक बातें शामिल थी। अब इसमें कोई नई बात नहीं है, ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि फ़ायदा पहुँचाने का कॉन्फिडेंशियलिटी डीड का उन्होंने एक हवाला दिया। अदरवाइज़ चूँकि अपील चली गई है, और पाकिस्तान में सर होता क्या है कि एक केस अदालत में लगा होता है और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान में कुछ सहाफ़ी जो हैं वो ऐसी खबरें आपको रिपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, यानी केस के साथ एक पैरेलल केस चलाया जाता है। ये इल्ज़ाम नहीं है, ये एक पाकिस्तान में मीडिया जो है ख़बरों को हैंडल करता है। मिसाल के तौर पर खान साहब का नाम नहीं चलेगा तो हैंडलिंग हो रही है ना, ये पाबंदी गैर एलानिया लगाई गई। इमरान खान की जेल की गुफ्तगू को पाकिस्तान का कोई मीडिया प्रिंट नहीं करता अपने अखबारात में या फिर टेलीविज़न पर नहीं चलाता, क्यों? एक तरह से आपको हुक्मनामा है गैर एलानिया। तो इमरान खान के मुकदमात और फिर उन मुकदमात से जुड़े हुए जितने मीडिया का जो एंगल है उसे कंट्रोल किया जाता है। तो मुझे हैरानगी नहीं है कि अगर ये खबर आ रही है और उसके अंदर जो एंगलिंग की जा रही है कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी डीड को अगर आप पढ़ें तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिलेंगी कि ये फ़ायदा आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है जो जिस तरह से फैसिलिटेट किया गया मलिक रियाज साहब को, ये तमाम बातें आपको इसके अंदर मिलेंगी। फिर ये हमारी आज की नशिस्त थी। आज बहुत सारी खबरें थी अदालतों से। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी और सियासी महाज पर क्या हो रहा है इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में तमाम तफसील से हम बात करेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इरफान हाशमी टॉक्स, हमने अपना टाइम जो है मेरा ख्याल है कि कुछ घंटे रह गए हैं और एक आधे दिन के अंदर वो भी पूरे हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह इसे हम बिल्कुल कुछ हफ्तों में इसे मुकम्मल तौर पर एक्टिव कर देंगे और फिर वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्रीज जो देखने को मिलेंगी। 2 डॉक्यूमेंट्रीज हैं जी, एक IMF पाकिस्तान और फिर दूसरी डॉक्यूमेंट्री श्रीलंका के अंदर हमने क्या देखा वो, और PIA को तबाह करने वाले कौन लोग हैं, इसके ऊपर भी काम मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह विद सर्टन गैप ये आप तक जो है हम ज़रूर पहुँचाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।